चलिए, आज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मेन पार्ट आज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक में? हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्रों के प्रकार ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब इसके आगे हम बोले थे कि नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। इसी नोमेनक्लेचर के लिए मैंने क्या किया था, तुम्हें कार्बन फैमिली के नाम याद करवाए। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ, एक कार्बन, मैथ, दो कार्बन, एथ, सभी के मुंह से आवाज आनी चाहिए। दो कार्बन, एथ, तीन कार्बन, प्रोप, तीन कार्बन, प्रोप, चार कार्बन को, ब्यूट, पांच कार्बन, पेन, छह कार्बन, एथ, सात कार्बन, हैट, आठ कार्बन, ऑफ, नौ, नॉन, 10, डेट। इसके आगे भी होते हैं, जैसे 11 के लिए अनडेक, फिर 12 के लिए दो डेक। इसके आगे मैं बताऊंगा नोमेनक्लेचर में आगे अभी। तो ये सब है। फिर तुमने क्या सीखा कि एल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड बनेगा ऑर्गेनिक का, एल्केन ग्रुप का, उन सबके टाइटल में एन लगता है। और वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुने से दो ज्यादा होता है। जिसमें कि मैथेन, मैथ के लिए मैथेन बनता है, एथेन बनता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? एक एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं लिखा हूं यहाँ पे एथेन, ETHANE, एथेन नाम लिखा। अब एथ के मतलब तो पक्का है कि दो कार्बन होता है, तो सबसे पहले तुमको C2 लिखना है। सब कुछ अटकता है जाके हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे जनरल फॉर्मूला याद करो कि यहाँ पे एन है। एन अगर इसका टाइटल एन लगा हुआ है, इसका जो सफिक्स है उसमें अगर एन लगा हुआ है, तो एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब कि एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दो गुने से दो ज्यादा होगा, तो तुम्हारा हाइड्रोजन हो जाता है 6। दो दो गुना दो चार, दो 6। और इसी तरह से एल्किन की बात कर लेते हैं। एल्किन में मान के चलो मैंने लिखा है यहाँ पे ब्यूटीन, ब्यूट जोड़ इन, तो ब्यूटीन, ब्यूट मतलब तो 4 कार्बन हो गया। इन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब होता है एल्किन। एल्किन में कार्बन का सिर्फ दो गुना होता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। यहीं पे अगर एल्काइन की बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रोपाइन, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड आइन लगा हुआ है, जो कि एल्काइन ग्रुप का होता है। इसमें दो गुने से दो कम हाइड्रोजन होता है। तो पहले प्रोप मतलब तीन कार्बन, कार्बन तो तीन लिखना ही है, C3। और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 में 2 घटा दो 4। ठीक है, ये सब हो चुकी है, इसलिए मैंने क्विक रिवीजन इसका कर दिया। हम लोग मैन चल रहे हैं अब कहाँ, तो ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में। और आज की क्लास का ही इंतजार था +2 में, और जिस समय 10th में पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा था कि जब तुम्हारा ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, वहां भी नोमेनक्लेचर पढ़ा था, नामकरण। इसका नामकरण लिखना, ये सब नोमेनक्लेचर ही था। कंपाउंड का नाम लिखना, कार्बन कंपाउंड का जो भी लिखा है, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, क्या है ये सब तो नामकरण ही है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा वहां से एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो अब हेडिंग लगाना है नोमेनक्लेचर का, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का हेडिंग दे दीजिए। अब समझना कि एक नई तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर को पढ़ने वाले हैं। वो सब जितना था वो 10th का भी था प्लस में, और इंट्रोडक्शन था। नोमेनक्लेचर, नामकरण। अच्छा, एक बात बताओ कि नोमेनक्लेचर क्या है? अगर तुम्हें कोई इसका डेफिनेशन पूछे, नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो क्या बताओगे इसके बारे में? नोमेनक्लेचर को इसे हिंदी में नामकरण कहते हैं। नामकरण संस्कार पढ़े हो? 16 संस्कार में 16 संस्कार में एक संस्कार होता है नामकरण। नामकरण संस्कार किसे कहते हैं? जिसमें कि बच्चों का नाम रखा जाता है, यही ना? तो वहां पे बच्चों का नाम रखते थे, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखने की प्रक्रिया होगा, उसी को नोमेनक्लेचर बोलेंगे, नामकरण बोलेंगे। तो इसको डील करो, लिखो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने आता है ना, ORGA, ऑर्गेनिक कंपाउंड, COMPOUND, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिक, सॉरी कार्बनिक यौगिक। हाँ, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक होता है, कंपाउंड का मतलब यौगिक।
तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखने की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब आगे हेडिंग दो, TYPES, टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण के प्रकार, नामकरण के प्रकार लिखिए। पहला लिखना है कॉमन नेमिंग सिस्टम, हाँ कहते हैं। कॉमन नेमिंग सिस्टम, इसी को ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं, ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम। और एक होता है IUPAC नेमिंग सिस्टम, IUPAC नेमिंग सिस्टम, IUPAC नेमिंग सिस्टम। उम्मीद है सबने लिख लिया होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे सुनिए, कॉमन नेमिंग सिस्टम एंड IUPAC नेमिंग सिस्टम। हम लोग सबसे ज्यादा जो पढ़ेंगे वो VBI IUPAC नेमिंग सिस्टम नोमेनक्लेचर में, ठीक। देखो, नाम लिखने की जो कंडीशन प्रक्रिया होती है वो दो तरह की होती है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग सिस्टम। ये दोनों के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये दोनों नेमिंग सिस्टम क्या है। अब जरा रुको, समय के अनुसार पता है तुम्हारा नाम बदल जाता है, नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ कैसे बदलता है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, समय के साथ नाम बदल जाता है। समय के साथ नाम कैसे बदलता है, ध्यान देना। जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा उस समय कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है, नाम रखा गया होगा, क्या सब नाम रखा गया था? पल्लवी। पल्लवी, अच्छा ठीक है। स्कूल में क्या नाम है? वही पल्लवी। पल्लवी। लेकिन घर में 4-5 लोग होते हैं ना, तो उसका नाम लेना आसान होता है, बट स्कूल में अगर 1500 स्टूडेंट हो जाता है तो वहाँ पे सबको नाम लेकर पुकारना या फिर अटेंडेंस लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पे अटेंडेंस कैसे ले जाता है, रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2 यस मैम, रोल नंबर 3 यस मैम, जो भी है ऐसे बोला जाता है। अब तुम सोचे वहाँ पे रोल नंबर क्यों इंडिकेट किया जाता है, नाम क्यों नहीं? क्योंकि बात ये है, अभी तुम्हारे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 500 स्टूडेंट होंगे, हाँ। लेकिन कुछ कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ हजारों स्टूडेंट होते हैं, वहां पे सबका नाम रख पाना याद मुश्किल था। ऑर्गेनिक की दुनिया में कार्बनिक यौगिक जब बनना शुरू हुआ तो उस समय क्या था, पहली बार जब थोड़ा ही बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मिला ना, तो जिन साइंटिस्टों ने वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक का खोज किया, तो उसका उन्होंने नाम अपने नाम के आधार पर रख दिया, या फिर जिस सोर्स से मिला उस सोर्स से रख दिया। जैसे कि अगर बात मैं करूं कॉमन नेमिंग सिस्टम, कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या है पता है? ये एक ऐसा नेमिंग सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो या तो उसके उत्पत्ति के आधार पर रखा जाता है, या वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखा जाता था, या किसी
खास गुण के आधार पर रखा जाता था, उसे कहते थे कॉमन नेमिंग सिस्टम। जैसे एक एसिड है, पता होगा तुम्हें शायद, पढ़े हो फॉर्मिक एसिड के बारे में? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये जो फॉर्मिक एसिड है ना, ये लाल चींटी से प्राप्त हुआ, रेड एंट, रेड एंट मतलब लाल चींटी, और लाल चींटी को हम लोग बोलते हैं लाल चींटी, बट वेस्टर्न में इसको फॉर्मिका कहा जाता है, फॉर्मिका। अब समझना, वेस्टर्न में इसको फॉर्मिका कहते हैं, हम ना लाल चींटी कहते हैं, लेकिन जो इन लाल चींटी को फॉर्मिका, जो साइंटिस्ट थे वेस्टर्न के, वे इसको जब फॉर्मिका कहते थे तो फॉर्मिका चींटी था। तो फॉर्मिका से जो एसिड, फॉर्मिका से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक यानी एसिड प्राप्त हुआ, उसका उन्होंने नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। बताना जरा किसके आधार पर रखा? उत्पत्ति के आधार पर रखा, जिससे उत्पत्ति हुआ उसके आधार पर नाम रख दिया। एक और है साइट्रिक एसिड, साइट्रस, CITRUS, CITRUS, साइट्रस। पता है साइट्रस क्या होता है? जिसको हम लोग लेमन बोलते हैं, नींबू, संतरा बोलते हैं, उसको वहां पे साइट्रस कहा जाता है। तो लेमन से खट्टा होता है। वैसे भी तुम्हें पता होगा, क्षार और बेस के गुण में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर, कि जो एसिड होता है उसका गुण खट्टा होता है, मतलब कि पीएच मान उसका 7 से कम होता है, पता है ना? हाँ। तो एसिड होता है। तो ये साइट्रस जो था, नींबू, नींबू, तो इससे जो एसिड प्राप्त हुआ उसका नाम उन्होंने रख दिया साइट्रिक एसिड। क्या नाम लग दिया? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर भी तो उत्पत्ति के आधार पे हुआ ना नाम। जैसे हम लोग में क्या होता है पता है? क्या? अभी जैसे कि जन्म की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे का जन्म होता है, अगर देखता है आजकल के समय में हमारे आसपास में जो घर गांव में मोहल्ले में चलता है ना, नाम रखने की जो प्रक्रिया चलता है, वो कॉमन नेमिंग सिस्टम चलता है, IUPAC नेमिंग सिस्टम नहीं। किसके घर में 150 को बच्चा नहीं है होगा जो बोल देगा हाँ तुम रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 2, अपना बच्चा के नाम को ऐसे रखेगा? नहीं रखेगा। नाम रखता है कॉमन नेमिंग सिस्टम। कैसे? जैसे मान के चलो कि किसी का जन्म हो गया सोमवार को, उसका नाम शिवा रख दिया, क्योंकि सोमवार भोलेनाथ का दिन होता है, नाम शिवा हो गया उसका। जैसे किसी का जन्म हो गया रविवार को, उसका नाम रवि रख दिया। तो ये कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या हुआ? ये दिन के आधार पे, एक मुहूर्त के आधार पे उसका नाम रख दिया, तो ये कॉमन नेमिंग सिस्टम हो गया। या फिर ऐसे मतलब कि अगर किसी का नाम मान के चलो कि जन्म हो गया बुध को, तो उसका नाम बुधवा हो गया। बुधवा। ऐसा भी नाम है, उसका नाम बुद्धू हो गया, या कुछ भी बोल देगा उसको। मेरा जन्म शनिवार को हुआ, मेरा नाम सन्नी रख दिया। ये कॉमनिंग सिस्टम है, दिन के आधार पे, स्थान के आधार पे नाम रख देगा, या फिर मुहूर्त जैसा पर्व त्योहार है वैसा नाम रख देगा। जैसे कि जितेंद्र सर का जो जन्म है वो हुआ था जितिया के दिन, उपवास के दिन, उसका नाम जितेंद्र रख दिया। घर में सब जितन जितन ऐसे बोला जाता है, लेकिन जितेंद्र नाम रख दिया, जो से जितिया है तैसे, ठीक है? तो जितिया के दिन हुआ था। तो ऐसा ही चलते रहता है। यहाँ पे कोई ऐसा हो जिसका जन्म किसी मुहूर्त में हुआ और उनका नाम वही रख दिया? ऐसा कोई नहीं हो? चलो बहुत अच्छा। दिन के आधार पे, मुहूर्त के आधार पे, या किसी फेस्टिवल के आधार पे नाम रख देता है, ऐसा होता है बहुत सारे, ठीक है? तो वो हो गया कॉमन नेमिंग सिस्टम। हम क्या कहेंगे कॉमन नेमिंग सिस्टम को? क्या कहेंगे? वह नेमिंग सिस्टम जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उत्पत्ति, स्थान या वैज्ञानिकों के नाम के किसी खास गुण के आधार पर रखा जाता है। तो कॉमन नेमिंग सिस्टम में पहले डील कीजिए, इसको लिखिए कॉमन नेमिंग सिस्टम फटाफट। कॉमन नेमिंग सिस्टम लिखिए, लिखो वह नेमिंग सिस्टम जिसमें, वह नेमिंग सिस्टम जिसमें वह नेमिंग सिस्टम जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उसके उत्पत्ति कोमा स्थान, उत्पत्ति कोमा स्थान या वैज्ञानिकों के नाम, या वैज्ञानिकों के नाम
या किसी खास गुण या किसी खास गुण। गुण के आधार पर गुण किसी खास गुण के आधार पर रखा जाता है उसे कॉमन नेमिंग सिस्टम कहते हैं। उसे कॉमन नेमिंग सिस्टम कहते हैं। साइट्रस का मतलब लेमन, ठीक है, या फिर ऑरेंज भी बोल सकते हैं इसको। अब एक काम करो, इसके जो एग्जांपल है, चाहो तो ये दोनों एग्जांपल लिख सकते हो कॉमन नेमिंग सिस्टम का। अपना नाम वहां नहीं लिखोगे, लिखना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्मिक एसिड है और साइट्रिक एसिड है, दोनों एग्जांपल लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, तब हम आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ओहो। के नाम या किसी खास गुण के आधार पर। चलिए अब हेडिंग दो आगे, कॉमन नेमिंग सिस्टम। गुण के आधार पर। हाँ, ये गुण के आधार पे, स्थान के आधार पे तो कॉमन नेमिंग सिस्टम हुआ। रखा जाता है उसे कॉमन नेमिंग सिस्टम कहते हैं। और अब लिखना है कॉमन नेमिंग सिस्टम, और कॉमन नेमिंग सिस्टम हो गया। अब लिखो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। ये कॉमन नेमिंग सिस्टम खत्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। अच्छा, कॉमन नेमिंग सिस्टम में अभी बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें कि तुम्हें नाम देखने को मिलेगा। जैसे कि मान के चलो बहुत ऐसा एसिड है जिसको कि, जैसे कि मान के चलो बोलते हैं एक गैस, अच्छा चलो आगे एग्जांपल लेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम लिख लिया। यस सर। चलिए आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। सुनो, आईयूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड और सी मतलब केमिस्ट्री। तो फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म हुआ। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है सीधा हम आईयूपीएससी लिख देते हैं। लेकिन तुम्हें समझना क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब मैं इसके पीछे के कुछ राज बताता हूँ मैं तुम्हें। लिख तो लिया होगा आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड की दुनिया में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की दुनिया में जब तक कि हमारे पास साइंटिस्टों के पास, वैज्ञानिकों के पास कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जैसे कि फॉर्मिक दिखाया मैंने, फॉर्मिक एसिड, सैट्रिक एसिड, ऐसे और भी एक्सेट्रा कुछ ही थे, तो उसका जो कॉमन नाम था ना, साधारण नाम याद रख पाना आसान था, तो उस समय ठीक था। दिन प्रतिदिन क्या हुआ, कार्बनिक यौगिक की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि कार्बन के पास जो एक खास गुण का पता चला, श्रृंखलन गुण, जिसमें कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से ऐसे चिपक जाता है सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्डेड से, कि मतलब कि ये गुण फिर दूसरे किसी के पास नहीं है। श्रृंखला मतलब सीरीज वाला गुण, कार्बन से कार्बन में जुड़ने का, नया नया कंपाउंड एक कार्बन बढ़ जाएगा, नाम बदल जाता है। देख रहे हो ना, एक भी कार्बन घटता है बढ़ता है तो नाम बदल जाता है। दो कार्बन है तो एथेन बोलेंगे, एक और जुड़ गया तो प्रोपेन बोलेंगे, नाम ही बदल जाता है तुरंत। तो कार्बन एटम जुड़ने और घटने के आधार पे जब नाम बदल रहा है, इसका मतलब हजारों कार्बन जुड़ेगा तो हजारों तरह का नाम, हजारों तरह के कंपाउंड बनेगा। तो जब ऐसा होने लगा ना केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में, कि दिन प्रतिदिन हर साइंटिस्ट अपने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने लगा। नेचुरल जो था वो तो था ही, ये सब तो नेचुरल था, जो साइट्रिक हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ, ये सब तो नेचुरल था। लेकिन जब लैब में तैयार होने लगा तो दिन प्रतिदिन एक नया से नया कंपाउंड तैयार होने लगा।
अब मैं तो यहाँ पे बात करूंगा सिर्फ हाइड्रोकार्बन का, जिसमें कि और दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन आने वाला है। बाद में फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, मैं वो भी वहां भी आऊंगा, जैसे कि थोड़ा सा अल्कोहल मिलाकर देखेंगे क्या होता है। याद है कि नहीं, कोई कुछ याद है? हाँ। जैसे कि हमारे पास कॉमन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिला देंगे तो एक नया कंपाउंड बन गया, नया कंपाउंड बन गया। स्वाद बदलना है तो अपने हाथ में है कला, कि क्या चीज थोड़ा सा मिलाएंगे स्वाद बदलेगा, कलर बदलेगा, ऐसा ही होता है अधिकतर, अधिकतर है होता है ऐसा। तो काफी चीजें ऐसी है, एग्जांपल्स, बाल्टी में पानी डाल दो, उसमें लाल रंग डाल दो, अब थोड़ा सा काला डाल दोगे तो कलर बदल जाएगा। अब काला, थोड़ा सा तुम येलो डाल दो फिर कलर बदल बदल जाएगा, थोड़ा सा अगर हरा डाल दो फिर कलर बदल जाएगा। बस यही होते रहा है। जितना भी हाइड्रोकार्बन बना ना, उसमें थोड़ा थोड़ा सा अलग से कुछ कॉमन एसिड जो पहले बन चुका था, या फिर चीजें जैसे कि अमोनिया हो गया, नहीं नहीं अमोनिया नहीं, जैसे मान के चलो कि एसिड हैलाइड हो जाएगा, कीटोन वगैरह हो जाएगा, ये सब जो ऑलरेडी पहले से तैयार था, जो सबसे पहले कॉमन नेमिंग सिस्टम में तैयार हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा मिलाकर देखेंगे, इसलिए उसका नाम पड़ा फंक्शनल ग्रुप। अभी वहां पे मैं आऊंगा, पहले मैं आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम की बात कर लेता हूँ। आइए, इसको पहले लिखो, परिभाषा लिखो इसका। परिभाषा लिखो। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक हो गई, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक हो गई तब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक हो गई तब तब पानी पीने दो। लिख लिया क्या? बोले पानी पीने दो तो लिख लिया, पानी भी सही लिखे सर, तब भी तक है। तब पानी पीने दो, पीने हाँ दो। अब तब लिखो, तब कॉमन नेमिंग सिस्टम के द्वारा, तब कॉमन नेमिंग सिस्टम के द्वारा नाम याद रख पाना, नाम याद रख पाना संभव नहीं हो पा रहा था, संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए 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 अब लिखो, इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, ऐसे लिखना, इंटरनेशनल यूनियन, उसके बाद बीच में ऑफ लगाना, ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, ऑफ प्योर एंड, यहाँ पे एंड लगा देना, एंड ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, ऐसे जैसे लिखते हो ना वैसे लिखना है, ये नहीं कि ऐसे सीरीज में लिख, पैरेलल में नहीं लिखना, सीरीज में लिखना है। हम डेफिनेशन कर रहे हैं ना, फुल फॉर्म थोड़ी लिखा रहे हैं तुम्हें, डेफिनेशन में कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक नया नेमिंग सिस्टम एक नया नेमिंग सिस्टम एक नया नेमिंग सिस्टम बनाया, जिसे हम आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम कहते हैं। केमिस्ट्री में एक नया नाम बना। हो गया, ओके। अब इस तरह से फिर से नया स्टार दो और वहां पे लिखो, अब स्टार में फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना। चलो स्टार मार के अब हेडिंग दो। हेडिंग क्या दोगे, लिखो ना, वही हेडिंग हो जाएगा। लिखो, आईयूपीएससी के अनुसार आईयूपीएससी के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम
IUPAC के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। बना होता है। प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। नेम ऑफ ओशी। जरा इसको लिख लो, तो नीचे लिख लो नेम ऑफ ओसी बराबर, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पूरा लिखेंगे तब समझोगे। नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपनी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बराबर प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। हे दुख भंजन, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, रुकना। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती विनती बारंबार। हे हर महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम ताहारो। फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज। नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से समझ लो, तुम्हारा ऑर्गेनिक का जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, और इसी पर पूरा दुनिया कायम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो क्लासेस मिस ना हो तो बेहतर होगा, इसलिए मैं छुट्टी भी दे रहा हूँ बीच में। ये छुट्टी जो दे रहे हैं, इस छुट्टी का मतलब काफ़ी कुछ होगा। आज पढ़ा के शायद मैं छुट्टी देने वाला हूँ। आज कितना तारीख है? आज 25 है, तो 25 तो पढ़ाइए दिया, सही है। 26 से लेके यानी कि कल से छुट्टी, 26, 27, 28, 29 महीना कौन सा लगेगा? ये 31 लगेगा। जुलाई, जून है ना, सॉरी मई, अप्रैल है। अप्रैल। हाँ यही तो है। 30 हो गया, 30वां महीना लगेगा ना, 30 लगेगा। तो 26 से लेके 30 ये हो गया तुम्हारा छुट्टी। हो सकता है कि एक को खुले कोचिंग या फिर 2 को खुले, तो जैसा होगा हम मैसेज कर देंगे। ठीक, अब सुनो आगे। 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन। इस 5 दिन की जो छुट्टी होगी इसमें काफी कुछ को ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? नंबर 1, छुट्टी इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो है 4 से 5 दिन काम चलेगा। काम में क्या होगा? क्लास का जितना पूरा ये है ना फंडामेंटल चेंज होगा, जितना भी है, मतलब दीवार वगैरह पीछे लगेगा, प्लास्टर होगा, पुट्टी होगा, एसी लगेगा।
तो ये पूरा कार्यक्रम होने में कम से कम 5 दिन लगेगा, इसलिए 5 दिन तुम लोगों को पढ़ने में दिक्कतें हो जाएगी। वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो पॉसिबल नहीं होगा पढ़ाना, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देख लेंगे जैसा होगा, तुम लोगों का क्या विचार होता है। अगर पढ़ना चाहोगे तो कम से कम एक टाइम, शाम को तो ज़्यादा गर्मी होगा नहीं पढ़ाएंगे, सुबह में अगर पॉसिबल होगा, सुबह तो स्कूल ही जाओगे, तो सुबह तो आ नहीं सकते हो और शाम को पढ़ाना मुश्किल है। नहीं शाम को मंडे गर्मी से ज़्यादा खुला रहती है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा पढ़ाना। यहाँ पे फैन वैन लगा रहता है तो ठीक रहता है। चलो 5 दिन छुट्टी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मैनेज। एक ये नंबर 2, दूसरा ये है कि क्लास जो ओपन होगी अब, हमने चाहते हैं कि ऑर्गेनिक किसी का अब छूटे। जहाँ तक आज पढ़ा रहे हैं देखते हैं, इसके आगे छुट्टी के टाइम बात करेंगे कि छुट्टी क्या होगा। वैसे तो अभी फिलहाल सोचे हैं 26 से 30 तक। कल कल का कौन सा दिन है? कल संडे है। हाँ। हाँ कल सुबह पढ़ाएंगे, 26 को पढ़ाएंगे, 26 को क्लास होगी, कल होगी क्लास, यानी 27 से छुट्टी होगी। 27 से 30 कितना दिन छुट्टी हुआ? 27, 28, 29, 30, 4 दिन। चलो संडे है तो सुबह सुबह जिस दिन चाहोगे पढ़ा देंगे। सुबह स्कूल जाओगे तो सुबह क्लास नहीं होगी, तो शाम को वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि शाम की क्लास 3 बजे होती है, गर्मी अत्यधिक होती है, यहाँ पे सब कुछ खुला रहेगा, बिजली बत्ती सब खत्म रहेगा, तो दिक्कतें होगी। और वहाँ पे एक पंखा लगेगा तो उससे सबका नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम सोच रहे 4 दिन चलो छुट्टी रहेगी, 26 तक पढ़ाई होगी कल भर, 27 से छुट्टी रहेगी। क्लास जो 1 तारीख से खुलेगी, क्लास 1 मई से, इसमें 1 मई से उन सारे स्टूडेंट का क्लास ओपन होगा जिनका फुल पेमेंट क्लियर रहेगा +2 का, 12th का। ध्यान रखना इस बात को, यानी कि जो भी इसमें है स्टूडेंट, या जिनका आधा पेमेंट है, या जिनका कुछ भी पेमेंट नहीं है क्लियर, उनका 12th का पूरा पेमेंट कंप्लीट होना चाहिए 1 तारीख से। अब पूरे पेमेंट की बात मैं बता देता हूँ कि वन टाइम में अगर कोई पेमेंट करते हैं तो 10,000, 10,000। और अगर तुम्हारा मन नहीं सर हम 2 टाइम में करेंगे, तो 2 टाइम 2 बार में अगर पेमेंट करना है तो उनको पड़ेगा 12,000, यानी कि 2 बार में 6,000 6,000 करके देना होगा, आधा आधा। एक बार में 10,000। 3 बार का जो है, 3 बार का कोई नियम ही नहीं है, 3 बार का कोई नियम नहीं है। हाँ हर महीने का नियम है, ये नया रूल जारी हुआ है। अगर हर मंथ देना चाहते हो, मंथली अगर देना चाहते हो तो मंथली पड़ जाएगा 1500 पर मंथ, 1500 रुपये। क्योंकि इंटर का इतना बड़ा सिलेबस, हर दिन 5 घंटे की क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। अभी कल पता किए इंटर का फीस 45,000 रुपया इंटर का फीस है, ऑल सब्जेक्ट का, नवोचिया में। तो हम लोग 15,000 लायक नहीं है क्या? अगर नवोचिया में 45,000 है, 5 टीचर 5 कोचिंग पकड़ोगे तो सब मिला के अगर 45 मिनट पढ़ाएंगे तुमको 4 घंटा पढ़ाएंगे। अब मैं अकेला डेली तुम्हें 5 घंटा पढ़ाता हूँ, आगे 6 घंटा भी क्लास चलेगी और हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। मैंने पूरा देखा है, नौछिया भागलपुर हर जगह की कोचिंग की पढ़ाई देखा है, कहीं भी सिलेबस से आगे तुमको नहीं पढ़ाएगा। और मैं यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ क्वेश्चन बैंक की तैयारी करवाता हूँ, ऑब्जेक्टिव स्पेशल की तैयारी करवाता हूँ, मॉडल पेपर की तैयारी करवाता हूँ। इतना प्रेफरेंस नहीं मिलता है कहीं, पता कर लो, कहीं भी चले जाओ। तो इतना ज़्यादा फैकल्टी में दे रहा हूँ सिस्टम यहाँ पे, इतना सारी सुविधा, तो 15,000 लायक तो है ही, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डिस्काउंट कि मात्र 10,000 में हम तुम्हें पूरा सिलेबस तैयारी करवा रहे हैं। तो ये कंप्लीट होना चाहिए सबका, तभी 1 मई से क्लास हो पाएगी। इसलिए 4 दिन दिए सोचने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। लोन उठा लो कहीं से, या फिर लोन उठा लो, या फिर क्या कहते हैं उसको, बकरी, जो भी बेचना है, बकरी बेचना है बकरी बेच दो, जहां से पैसा लाओ, लेकिन लाओ 10,000 वन टाइम मिलाकर दे दो। या फिर किडनी बेच दो अपना एगो, पढ़ने के लिए किडनी भी बेच सकते हो। हाँ हम अपना एगो बेचे हैं तब पढ़े हैं, आप बेचे हैं तब सर। ऐसे पढ़े हैं। अरे किडनी बेचने का मतलब ऐसा नहीं कि सब किडनी बेचने वाले, ऐसे एक जोक मारे, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं किडनी बेच दो, इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा जरूरी नहीं। हाँ बोलो, कुछ पूछना है? लेकिन हाँ 1 मई से पेमेंट क्लियर होगा तभी क्लास होगा, फुल पेमेंट सभी का। अगर इस बात को सुन के किसी को दुख हो रहा हो तो वेरी वेरी सॉरी। इसके लिए क्या करें, सिस्टम के लिए तो करना पड़ता है, इतना ज़्यादा सिस्टम चल रहा है तो सारी चीज़ें एसी वेसी लगेगा, खर्च तो होगा। अभी 1 लाख रुपए लगभग खर्च है,
जोड़ लो तुम। पहले तो पूरा शीशा वैसा पैक होगा, ये सब लगेगा, इसमें 50,000 खर्च। एसी का दाम ही 50,000 है, एसी का। 1 लाख ये हो गया। बेंच टेबल लगेगा 50,000, उसमें 1.5 लाख हो गया। जोड़ो खर्च है कितना, ये बहुत जल्द लगेगा सब कुछ। तो इसलिए सभी अपना अपना कर लेंगे इतना बंदोबस्त। हाँ ये सुनो, बाहर की चीजें मैंने जो पता किया, 45,000 कैसे। अभी एक टीचर का, कोई केमिस्ट्री वाले कोई 8,000 ले रहे हैं, कोई 7,000 ले रहे हैं, कोई 6,000, कोई 5,000, कोई 4,000 ऐसे ले रहे हैं। कौन बोल दिया 3500? क्या चीज का? एक बैच का? कौन सब्जेक्ट का? किसी भी सब्जेक्ट का 3500 तो हमको लगता है आज से 5 साल पहले भी नहीं था। है सर। सुनो मैं बताता हूँ, हम नए टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर बहुत तरह का है। तुमको अभी अभी मैं बताता हूँ, अभी गोपालपुर से लेकर सैदपुर तक में तुम टीचर पता करो, 200 में पढ़ाने वाला है, हम नहीं पढ़ाते हैं 200 में। अभी चपरघट में एक टीचर है जो 250 में पढ़ाते हैं 10वां वाला को, वहां जा सकते हो पढ़ने के लिए। इंटर वाले को 400-500 में पढ़ाता है, वहां भी पढ़ सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैंने कल भागलपुर का पता किया, नवगछिया के बारे में हमें नहीं पता। नवगछिया के बारे में एक जैसे एक आध टीचर के बारे में बताया कि उनका 5,000 प्लस फीस है। कौन बोल दिया 4,000? मैं बात कराऊं अभी तुम्हें टीचर से। भागलपुर में 50 टीचर है, टॉप मोस्ट टीचर की बात कर रहे हैं। जाके पता करो AK अमन जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उसका क्या रेट है। जाके पता करो फ्लुएंट, ये फ्लुएंट कहते हैं, जो किराज मैथमेटिक्स है वो क्या फीस है उसका। जो बढ़िया टीचर उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अजय यादव केमिस्ट्री के, या CNM केमिस्ट्री के जाके पता करो। इंग्लिश वाले का पता करो जाके, एकलव्य इंग्लिश का क्या फीस है। या फिर क्या कहते हैं, तहसीन ट्यूटोरियल केमिस्ट्री का पता करो जाके, 6,000 रुपया उसका फीस है मिनिमम। नहीं तो अच्छे टीचर को पकड़ने के बाद 6,000, 7,000, 5,000 से कम कहीं नहीं है। फिलहाल 2018 में उतना फीस था, 5,000, 4,000 तो उस समय था, अभी तो बढ़ गया है। और ये उसके बाद अगर कोई नवगछिया पढ़ने जाता है तो 1,800 रुपया खाली थोड़ा महीना में भाड़ा लग जाएगा। 1,800 गुना 12 करो तो 18 गुना 12 कितना होता है, हमको नहीं आता है, गुना करो तो थोड़ा सा, 12 9 21, 21,600 रुपया खाली भाड़ा लग रहा है। यहाँ पढ़ने का तुम नहीं देना चाहोगे 10,000 रुपया? अगर नवगछिया पढ़ने जाओगे डेली 30 दूनी 60 रुपया भाड़ा लगेगा। 60 गुना करो 30, कितना हो गया, 900 रुपया हुआ ना। तो 900 रुपया, सॉरी 1,800 रुपया, 1,800 रुपया लग जाता है एक महीने का किराया। तो 12 महीने का 21,600 नहीं हुआ? इतना सिर्फ किराया तुम देने के लिए तैयार हो जाओगे। अब देते हैं, यहाँ पे फीस इतना क्लियर हो जाना चाहिए। राधे राधे। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। हम देखो, हम इस तरह से मैनेज करके चलते हैं इस सिस्टम को। थोड़ी सी मैं चर्चा और कर लेता हूँ, डिस्कशन। यहाँ पे हमारे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमें ये भी टेंशन होता है तुम्हारा रिजल्ट कैसे बनेगा। बाकी अदर हैंड अगर तुम कहीं और जाओ तो उनको ये टेंशन नहीं होता है, बाहर में तुमको फीस लेंगे, सिलेबस कंप्लीट करके छुट्टी। जब तक तुम्हारी परीक्षा शुरू नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारे साथ रहते हैं, सारे सिलेबस के साथ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को तैयारी करवाते हैं तुम्हारा। ये चीजें थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, लेकिन हम तैयार हैं तुम्हारे लिए हमेशा। सोचो, आज मोबाइल और लैपटॉप का जमाना है, और बहुत ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ऑनलाइन की तरफ भी जाते हैं पढ़ाई के लिए, सिस्टम के लिए, समझना। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर मैं कंपैरिजन करूं, हेलो, बात करने से पहले सुन लो ना क्या बोल रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन में सारे कोर्सेस हैं फ्री में, बिना पैसा का, तो फिर कोचिंग में पैसा क्यों दिया जाता है, सोचे हो कभी? जो स्टूडेंट ना ऑफलाइन को छोड़ के ऑनलाइन में जाता है, उनसे कुछ मेरा रिक्वेस्ट भी है, या हम उनको कुछ पूछना चाहते हैं। जिसमें बचपन से लेके, पहला से लेके 10वां तक तुम्हें जिस टीचर ने कोचिंग में बैठाकर धूप, बारिश, गर्मी, ठंडी में तुम्हें तैयार किया, रोम रोम में तुम्हारे एक एक क्वेश्चन को बिंदुवत बैठाया, तैयार किया तुम्हें उस चीज के लिए, और आज एक कोर्स के लिए तुम ऑनलाइन की तरफ चले जाते हो, और थोड़ा सा भी नहीं सोचते हो एक ट्यूशन के टीचर जिन्होंने हमें
पल पल दिन रात दिन दिन भर मैराथन क्लास कर करके गर्मी को गर्मी नहीं समझते हुए रोम रोम में हमारे एक एक क्वेश्चन को बसाया, हमें एग्जाम के लिए तैयार किया, कॉन्फिडेंस दिया, और उसको पल भर में भूलकर ऑनलाइन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में सब कुछ मिल सकता है, वो इंडक्शन नहीं मिल सकता है तुम्हें पढ़ाई का। यहाँ पर तुम ना चाहते हुए भी 8 बजे आओगे, तुम्हें आना पड़ेगा। ऑनलाइन में इग्नोर कर देगा, वो पढ़ेंगे बाद में, छोड़ो। तो ये चीजें भी हो जाती है, इग्नोर हो जाता है, टाइम निकल जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता। ऐसा है। पिछले बार तुम्हारे ही स्कूल की छात्रा मेघा कुमारी नाम है, जिन्होंने कि 426 नंबर लाया था मैट्रिक में। हम उसको 2-3 महीने पढ़ाए थे, उनके घर पे ही जाते थे। उस हिसाब से फी के लिए हमको बुलाए भी थे उनके पापा, तो हम गए थे, पढ़ाए। पढ़ने में जीनियस स्टूडेंट थी वो, नंबर 1। ऐसे 426 तो नहीं आया। तो हुआ ये कि इंटर का जब एग्जाम आया, मात्र 15 दिन एग्जाम बचा था, 20 दिन, तो उन्होंने हमको कॉल किया कि ऐसे ऐसे सर, मेरा मतलब कि तैयारी जो है वो नहीं है पूरा। तो क्या कर रही थी, कोचिंग, सर कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे, हम ऑनलाइन कोर्स लिए थे, परचेज किए थे। तो कितना पढ़ाई की, पता चला वो ऑनलाइन कोर्स खरीद भी ली थी। ना ही हिंदी का 2 चैप्टर पढ़ी होगी, ना ही इंग्लिश का 3 चैप्टर पढ़ी होगी, केमिस्ट्री का मुश्किल से एक भी चैप्टर उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, मैथ का भी एक भी चैप्टर नहीं। पता नहीं ऑनलाइन कोर्स खरीद के किया क्या, सिर्फ देखा कि क्या किया। यानी तैयारी उसकी 10% भी नहीं थी। तो बोली सर आप ही कुछ कीजिए, आप लास्ट में आकर तो हमारा पूरा तैयारी करवाए थे इंटर में, कुछ कीजिए। हम बोले कब आ रही हो यहाँ, क्योंकि यहाँ नहीं रहती थी, देवघर में रहती थी। बोली सर हम आएंगे 25 को। हम बोले उसके बाद तो 7 ही दिन समय बचेगा, 2 तारीख से एग्जाम है। बोले कैसे भी सर कीजिए, ठीक है हम देखते हैं। आई 5-6 दिन लगातार हम उसको पढ़ाए भी, लेकिन इंटर का सिलेबस 5 दिन में क्या हो पाएगा। फिर भी जहाँ तक हुआ सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, और पढ़ाई पढ़ने में अच्छी थी, तो हम कोशिश किए कैसे भी फर्स्ट कर जाओ। उनके कॉन्फिडेंस से हमको पास कैसे भी करा दीजिए, पास करने के लिए वो सोच रही थी। हम सोचे थे कैसे तुम फर्स्ट कर जाओ। उस हिसाब से पूरी तैयारी उसका करवाना हम शुरू किए, टाइम भी दिए उस हिसाब से। लेकिन फर्स्ट तो नहीं कर पाई, सेकंड कर गई। सेकंड की 290 नंबर, मात्र 10 नंबर से फर्स्ट डिवीजन चूक गई। फर्स्ट भी कर जाती, लेकिन कोर्स परचेज किया हुआ उसका तैयारी कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यूपीएससी नेमिंग सिस्टम जो है वो इन 3 फॉर्मेट पे काम करता है, ध्यान देना। हेलो फोकस करो यहाँ पे। अरे पैसे तो जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर पढ़ना थोड़ी है। पढ़ना कब तक, 6 महीने के बाद, इंटर के बाद तुम क्या पढ़ोगे, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करोगे, बस बोलो। 6-7 महीने बचे हैं ना इंटर की पढ़ाई, इंटर का एग्जाम दे दोगे, इसके बाद क्या कोचिंग का काम है। बीए में कौन कोचिंग करता है, बीए के बाद पता अधिकतर का बीए हो जाता है। बीए उसके बाद ना कोचिंग अपना, उसके बाद अपना गृहस्थ जीवन। तो इसलिए ये वो जीवन है कोचिंग वाला जीवन, जो जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। घर में अगर चूहा बन के हम बैठे हैं तो फिर वो भी ठीक नहीं। थोड़ा सा एक म्यूचुअल इंडक्शन मिलता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, कोचिंग आने के बाद काफ़ी चीज़ें का अनुभव मिलता है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं पर डिपेंडेड है। ये एक फॉर्मूला है नाम लिखने का, ठीक है। मैं नाम लिखने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये समझना है कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है। तो हेडिंग डालना है लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चैन। चेन। लिखो, डैश दे के लिख लो, जिसमें जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होती है, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होती है उसे लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं। जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होती है उसे लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं।
रुकिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ना है। लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है क्या चीज का, तो कार्बन का, कार्बन का कंपाउंड है, तो तुम्हें ये देखना है कि उसके एक छोर से लेकर दूसरा किसी छोर तक में सबसे ज्यादा किसमें कार्बन आ रहा है। अगर तुम इस छोर को पकड़ो यहां से लेके अगर यहां तक में देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। हाँ। ठीक है, अब चलो इस छोर से इस छोर तक गिनो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आने से ज्यादा मिल रहा है कि यहाँ आने से ज्यादा मिल रहा है, नीचे जाने से ज्यादा मिल रहा है। तो इस छोर से लेके इस छोर तक में जितना कार्बन है वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा। मतलब इसे हम कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन, ध्यान रखना, इसे हम कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन, ना कि यहाँ से यहाँ तक। गलत लॉन्गेस्ट चेन का चेन कभी मत करना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने से पहले लॉन्गेस्ट चेन को पहचानना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है हमको कि लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ लिया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक में ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। किसमें, क्योंकि लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, लॉन्ग सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा इस चेन में कार्बन था, इसलिए इसको बनाओ। एक मैं दो देता हूँ, उसमें तुमको बताना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा। ठीक है, इसको पहले बना लो। इसमें बताओ तो लॉन्गेस्ट चेन कौन, रुको 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 एक मिनट। बताओ इसमें कौन सा लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा। ये वाला मत करो, इसको लिख के बनाओ और दिखाओ हमको कॉपी। ये वाला कर रही है। हम सिलेक्शन देखेंगे ना कैसे किए हो। कौन सा लॉन्गेस्ट चेन होगा, फटाफट बनाओ, बताओ जल्दी। 27 से, यानी कल भर पढ़ाएंगे, कल 26 को पढ़ाई होगी, ठीक है। 27 से लेके 30 तक छुट्टी रहेगी। क्लास या तो 1 को या 2 को खुलेगी। 1 को खुलने की भी पॉसिबिलिटी है, ज्यादा हो सकता है 2 को भी खुले, तो मैं इसके लिए नोटिस डाल दूंगा ग्रुप में। लेकिन हाँ ये तो पक्का है 27 से छुट्टी रहेगी, 27 से छुट्टी रहेगी कंफर्म। ठीक है, आ गया लॉन्गेस्ट चेन। एक छोर से दूसरे छोर तक देखना है किसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहा है, दिखाइए। जिसको लगता है बना लिया तो दिखाओ हमको, हम देखें क्या किए हो लॉन्गेस्ट चेन है। अरे ये ना दिए बनाने, इसमें नीचे कार्बन नहीं दिख रहा है क्या। ये छोर है कि ये छोर है, ये बताओ पहले। ये छोर है कि ये यहाँ से ना शुरू होता है, ये बीच से तुम शुरू कर दोगे, यहाँ से शुरू होगा ना ऐसे। अब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ गलती पता चलता है, खाली बोलने से नहीं होगा, है उबला होगा, है इबला होगा। स्टैंड नहीं, हेलो स्टैंड हटा दिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। माइक लगाए, बोल बोल करो कुछ, ठीक है। और थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल। अरे यहाँ छोर, यहाँ से तुम काहे शुरू किया, यहाँ ना है छोर, यहाँ छोर न है। छोर मतलब नहीं समझ में आता है, जहाँ से शुरू हो रहा है। जी हाँ, ऐसे ही। चलिए ये सब लिख लिया था सभी ने। यस सर।
सबसे पहले, हेलो, पता है अभी हम क्या बताए? नेम ऑफ ओसी बराबर क्या लिखा था मैंने? नेम ऑफ ओसी बराबर प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, बीच में रूट वर्ड था ना, हमें सबसे पहले रूट वर्ड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रूट वर्ड। रूट वर्ड, इसको कहते हैं मूल शब्द, हिंदी में मूल शब्द कहते हैं रूट वर्ड। लिखो लिखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द, हेडिंग डालो और लिखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द जो लॉन्गेस्ट चेन के नाम का, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का, इधर पंखा नहीं है, थोड़ा इधर भी हवा लगने दे सबको, तुम लोग के इधर तो पंखा है, थोड़ा इधर खसक जाओ और हवा लगेगा। इधर आ जा, इधर इधर आ जा, थोड़ा इधर आ जा, हवा लगेगा, सबको लगेगा। लग क्या लिखा? शब्द जो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द जो लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करता है, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करता है, उसे रूट वर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं। अब समझिए, ध्यान देना, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का क्या करेगा? निर्धारण करेगा ना। हाँ। मतलब कार्बन का जितना बड़ा चेन बनेगा उसका नाम जो रखेगा ना, उसके नाम जो रखेगा उसी को बोलेंगे हम रूट वर्ड। जैसे मान के चलो अगर एक ही कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। अगर हमारा एक कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही कार्बन ना हुआ। हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ। अच्छा, मान के चलो अगर 2 कार्बन होगा तो इस तरह से चेन बनेगा मेरा। हाँ। 2 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे? एथ। 3 कार्बन, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे? प्रोप। इसी तरह 4 कार्बन होगा, 5 का 50 कार्बन को नहीं है ना हम बना पाएंगे चेन, तो हम सीधा लिख देते हैं C4। अगर 4 को कार्बन हुआ तो इसका नाम क्या लिखोगे? ब्यूट लिखोगे। 5 कार्बन हुआ तो क्या लिखोगे? पेंट लिखोगे। और 6 कार्बन हुआ तो क्या लिखोगे? हेक्स। और 7 कार्बन हुआ तो हेप्ट। सर ये पहले लिखा चुके हैं, दोबारा क्यों लिखा रहे हैं? ये मन में आ रहा है क्या? नहीं। OCT, ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या बोलेंगे? नॉन। क्यों लिखा रहे हैं पता चल जाएगा दोबारा। 10 कार्बन रहेगा तो क्या लिखोगे? डेक। अब आ जाओ इसके आगे, डेक तक हो गया। इसके आगे जो है, जैसे मान के चलो कि 10 से ज्यादा नहीं लिखाए थे, अगर 10 से ज्यादा कार्बन हो, यानी कि कार्बन की संख्या मान के चलो 11 हो गया, इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? देखो 10 से ज्यादा जब भी होगा तुम इसको ऐसे लिखना, 1 + 10, 2 + 10, 10 1 11, 10 2 12, है ना? 3 + 10, यानी 10 का नाम तुमको सब में लिखना पड़ेगा, और 1 और 2 3 जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसका अलग से लिखना पड़ेगा। एक के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, तो एक के लिए सॉरी लिखते हैं अन, लिखते हैं अन। 2 के लिए लिखते हैं डो। 3 के लिए लिखते हैं ट्राई। ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है इसलिए। तो 1 बढ़ा है तो 1 के लिए पहले लिखो अन, और उसके बाद 10 इसमें जुड़ा है तो लिखो डेक, अनडेक हो गया। 12, 2 बढ़ा है तो 2 के लिए डी और डो लिखना है, फिर डेक मतलब 10, तो डो डेक मतलब 12। 13 के लिए 3 बढ़ा है, 3 का लिखते हैं पहले ट्राई, ट्राई मतलब 3 हो गया। 10 इसमें जोड़ दो डेक, तो ट्राई डेक। 4 को लिखते हैं टेट्रा, TETRA, टेट्रा, ये हम 10वीं में बताए हैं। टेट्रा डेक। और 15 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटाडेक। और 16 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा डेक। 17 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्टाडेक। 18 के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्टाडेक। 19 के लिए क्या लिखेंगे? नोनाडेक। 20 के लिए क्या लिखेंगे? हाँ, 20 के लिए एक नया न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है, उसको आइकोस या क्या कहते हैं, और उसको कहते हैं आइकोस या इकोस। नहीं तो आइकोस ही खाली लिखो ना, आइकोस। आइकोस मतलब 20 होता है, एक नया नाम आ जाता है। इसी तरह 20 के बाद 21 के लिए 100 तक बता देते हैं। अब 21 के लिए क्या करेंगे?
फिर से 20 का जैसे पता चल गया आई कॉस होता है, तो 21 अगर लिखेंगे तो एक का होता है अन, अन तो अन होता है और उसमें कॉस जोड़ दो, अनाइकोस अन आई कॉस, क्या हो जाएगा अन आई कॉस, तो 21 हो जाएगा। डो आई कॉस, ट्राई आई कॉस, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ 20 का लिखा देंगे तो बाकी 21 का लिख लोगे, 30 का लिखा देंगे तो 31 32 का लिख ही लोगे। हाँ ठीक, तो 20 के बाद 30 का लिखा देते हैं डायरेक्ट। इसका 30 का होता है ट्रायाकॉन्ट, 30 का, ट्राया 30 का हो जाएगा TRIACONT, ट्रायाकॉन्ट। ट्राइकॉन और उसके बाद 40 का हो जाएगा टेट्राकॉन्ट, 40 का क्या हो जाएगा टेट्राकॉन TETRA, टेट्रा CONT कॉन्ट। एक्चुअली ये 50 का हो जाएगा मल्टीप्लाई है, पेंटाकॉन 4 गुना 10 हो गया एक तरह से, कॉन्ट मतलब 10 हो गया गुना, और ट्राई से गुण, ट्राई मतलब 3 होता है, तो 3 गुना 10 30, और टेट्रा मतलब 4, कॉन्ट 10, 4 10 चौक 40, 50 के लिए तब क्या हो जाएगा पेंटाकॉन पेंटा कॉन कॉन्ट। उसके बाद 60 के लिए क्या हो जाएगा हेक्साकॉन हेक्सा कॉन्ट। और 70 के लिए क्या हो जाएगा हेप्टाकॉन HEPTA, हेप्टा कॉन्ट। और 80 के लिए क्या हो जाएगा ऑक्टाकॉन ऑक्टा कॉन्ट। 90 के लिए नोनाकॉन नोना कॉन्ट। और 100 के और लिए 100 के लिए एक स्पेशल यूनिट आता है जिसका नाम है हेक्ट, HECT, हैक HECT, हेक्ट। हेक्ट मतलब 100 होता है। सुनो, बता तो दिया जानकारी के लिए, लेकिन काम पता है तुमको कहाँ तक है? काम हमको लगता है 15 तक में भी काफी हो जाएगा, 15 तक भी तुमको नहीं पड़ेगा काम, याद हो गया सबसे ज्यादा 10 तक कम में पड़ता है। कभी कभी हो सकता है तुमको 15 तक 16 17 तक काम पड़े, रेयर केस में 20 तक तो जाएगा ही नहीं हमको लगता है, 30 के उसके बाद तो छोड़ ही दो, उसको बस याद रखना। हाँ, स्पेशल केस में कभी अगर पूछ दिया इतना कार्बन का क्या नाम होगा, तो इसलिए तुम्हें याद रखना है तरीका, ट्रिक। मैंने नंबरिंग बता दिया, नंबरिंग तो अब तुम 70 75 सब का लिख दोगे। बताओ तो 76 का कितना होगा? पहले 70 का 6 का क्या होता है? हेक्सा, हेक्सा हेक्सा होता है ना, HEX हेक्सा। 70 में देखो कि 70 से ज्यादा कितना है? 76 कितना है? 6 ज्यादा है, पहले 6 का लिख दिए हेक्सा। जैसे यहाँ पे हेक्सा लिखना पड़ा था, 16 में 10 ज्यादा था, तो 10 के लिए डेक लिखे थे, तो 70 के क्या क्या होता है देखो, हेप्टाकॉन्ट, हेक्सा हेप्टाकॉन्ट यहाँ लिखोगा, हेप्सा हेप्टा, हेक्सा हेप्टाकॉन्ट, बस हो गया, हेप्टाकॉन हेक्सा हेप्टाकॉन्ट। अच्छा, 101 का क्या होगा बताओ तो? 101 का अनहैक्ड, अनहैक्ड, अन मतलब एक, और 100 का होता है हैक्ड, अनहैक्ड। चलिए लिख लिया इसको, नहीं अभी लिखो कहाँ? जल्दी जल्दी लिखो। चलिए, मूल रूट वर्ड खत्म हो गया, अब लिखेंगे हम लोग सफिक्स पढ़ेंगे। और जैसे ही सफिक्स पढ़ेंगे नाम लिखना स्टार्ट हो जाएगा, और आज नाम लिख के जाओगे, इसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे, आज नाम लिखा ही देंगे। कितना होगा? पौनी 28 में तुरंत खत्म हो जाता है। चूहे चुइए, मंगेबो किया था आधा लीटर वाला, कम से कम 2 लीटर वाला मंगा बोतल, ताकि पानी हटे 2 लीटर। अभी तक नाम लिखने के लिए नहीं सीख रहे हो, हमें सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, सिर्फ सिस्टम को सीख रहे हो, फॉर्मूले को सीख रहे हो, ये सारा अभी तब नाम लिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक आज नाम लिखना शायद शुरू हो जाएगा, देखते हैं ये घंटा और शुरू हो जाएगा। नहीं यहाँ तक कंप्लीट है, ये घंटा हुआ नहीं, 1 घंटा से प्लस हो गया होगा।
हम्म, मेरा ध्यान नहीं था वहाँ। यस सर। हेलो। PRIACON लिखो ना समझ समझ के क्या लिखा। चलिए, और फोकस करना है, गर्मी को सहन करते हुए पढ़ाई की। गर्मी को इग्नोर किया जाए और पढ़ाई पे फोकस किया जाए। बराबर। ठीक है। और इन कंपाउंड के नाम लिखने का जो फॉर्मूला है हमारा, वो है प्रीफिक्स प्लस प्रीफिक्स। और कैमरा में जा रहा है, यहाँ लिखते हैं प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड को आर डब्ल्यू लिखेंगे तो समझ जाओगे ना। हाँ। रूट वर्ड मतलब सफिक्स एस यू डबल एफ आई एन सफिक्स, ये चीजें, तीन चीजें। फोकस करना जरा इस बात को लेकर प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स, ये सिर्फ अभी नाम सुने। एक्चुअली में ये क्या है, अब इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। जब पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम किसी फॉर्मूले पर आएगा लिखने को, तो तुम्हें सबसे पहले इस तीनों के बारे में समझना होगा। और उम्मीद है हमको शायद रूट वर्ड के बारे में समझ गया होगा सब। रूट वर्ड क्या करेगा, सिर्फ कार्बन का नाम बताएगा। क्या बताएगा? कार्बन का नाम। कार्बन का नाम बताएगा। नो प्रॉब्लम यहाँ पर, नो कोई दिक्कत नहीं किसी को। नहीं। ठीक है, कार्बन का नाम बताएगा रूट वर्ड। यानी रूट वर्ड की जगह पहले तुमको कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है तुम्हारे पास, उसका नाम लिखना है। तो पहले रूट वर्ड नहीं, पहले तुमको प्रीफिक्स लिखना होगा। अब प्रीफिक्स के बाद लिखना होगा रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद लिखना होगा उसका सफिक्स। तभी जाके तुम्हारा एक नाम क्लियर होगा। अब तीनों तो एक साथ नहीं पढ़े अभी, अभी इससे पढ़े रूट वर्ड के बारे में। रूट वर्ड के बारे में पढ़े हैं, जो रूल्स है वैसे बता रहे हैं। अब पहले प्रीफिक्स के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सफिक्स के बारे में। ध्यान रखना कि जो सफिक्स होता है ना, सफिक्स देयर आर टू काइंड्स, दो प्रकार का सफिक्स होता है। हम बता रहे हैं सफिक्स क्या होता है, लेकिन पहले ये समझना सफिक्स का प्रकार दो होता है। पहले होता है 1 डिग्री सफिक्स।
1 डिग्री सफिक्स सफिक्स, और उसके बाद होता है 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अभी सफिक्स पढ़ लेंगे तब प्रीफिक्स पे आएंगे। प्रीफिक्स में भी होगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर इधर होगा 2 डिग्री। 2 डिग्री ठीक है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स अभी नहीं पढ़ना है, अभी पहले सफिक्स के बारे में समझना है। सफिक्स होता क्या है, आखिर सफिक्स क्या बताएगा? सफिक्स वो शब्द है, वो वर्ड है जो किसी कंपाउंड के रूट वर्ड के बाद आता है। ये जो रूट वर्ड है इसके बाद में सफिक्स आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा है। ये बात को कंफर्म करना है कि जब भी हमको सफिक्स लिखना है वो रूट वर्ड के बाद लिखना है, यानी पहले रूट वर्ड लिखना है। चलिए ये चीज कंप्लीट हो गई। सफिक्स मुख्यतः हुआ दो प्रकार का। कौन कौन सा? 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। कौन कौन सा? 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। देखो 1 डिग्री सफिक्स को कहता है प्राइमरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स को कहता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सेकेंडरी ये दोनों क्या है? 1 डिग्री सफिक्स जो है वो तुम्हें जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन है उसका नेचर बताएगा। नेचर बताएगा किस नेचर का है वो। नेचर मतलब हो गया कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब सर वो सिंगल बॉन्डेड है कि डबल बॉन्डेड है, ये भी बताएगा 1 डिग्री सफिक्स। तो फिर 2 डिग्री क्या बताएगा? 2 डिग्री बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो शायद अभी हम लोग बात करने आने वाले हैं, इसके आगे। पहले हम लोग 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। ऐसा करो पहले हेडिंग डाल दो सफिक्स का, सफिक्स। अच्छा हिंदी में लिखना चाहते हो क्या इसका? एक होता है इसको सफिक्स को कहते हैं हिंदी में पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, और एक प्रीफिक्स को कहते हैं अनुलग्न, इसको पूर्व लग्न कहते हैं। वैसे सफिक्स याद रखना, अच्छा वर्ड है, बोलने में अच्छा लगता है। हाँ सफिक्स ठीक है। सफिक्स देखो वह शब्द जो रूट वर्ड के बाद आता है, रूट वर्ड के बाद आता है। जस्ट बाद होता है उसे सफिक्स कहते हैं। अब नीचे जो सफिक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सफिक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। इसको कहते हैं 1 डिग्री सफिक्स और इसको कहते हैं PR 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब इसको डैश के क्या लिख लेना, लॉन्गेस्ट चैन का नेचर। बताता है, ये जो 1 डिग्री सफिक्स है ये तुम्हें क्या बताएगा? तो नेचर बताएगा किसका? वो लॉन्गेस्ट चेन का नेचर बताएगा। अब उसको 2 डिग्री सफिक्स क्या करेगा ये भी समझना है। 2 डिग्री सफिक्स ये अक्सर इसके नाम का निर्धारण करता है, यही आप लिखिए फंक्शनल के नाम बताता है, अक्सर उसका नाम बताता है। हाँ अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि नेम एंड ए NAM name और organic compound equal to, अगर आ रहा है तो बता दें,
चेंज हो जाए। फोकस करना तो थोड़ा सा सही ध्यान से। नेम ऑफ कोसी मतलब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लेते हैं तो तीन चीज जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? पहला हमने लिखाया था तुमने प्रीफिक्स। पहला क्या लिखाया था? प्रीफिक्स। चलो हम लिख दिए यहाँ पे प्री और फिक्स। प्रीफिक्स प्लस। उसके बाद लिखा है मैंने रूट वर्ड। रूट वर्ड भी है प्लस। सफिक्स जो है सफिक्स, ये सफिक्स है। प्रीफिक्स लिख दिया, रूट वर्ड लिख दिया, सफिक्स। ये सफिक्स की जगह पे है। सफिक्स को हम दो भाग में तोड़ दिए, 1 डिग्री और 2 डिग्री में। तो क्या सफिक्स को हटा के यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री। प्लस 2 डिग्री सफिक्स। बोलो। हाँ। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। यानी कि अब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम लिखने के लिए हमको इतना चीज का जरूरी है। कितना चीज का? इतना चीज का। इतना चीज का। इतना चीज में क्या क्या? सबसे पहले सर प्रीफिक्स चाहिए। प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बारे में अभी नहीं